और MLRS से SDF के ठिकाने दहलाए गए हैं। तो आपको ये अहम जानकारी दे दें, जहां पर आपको बताएं कि किस तरीके से ये जो हमला है वो किया गया है। और आप देखिए कि कई मुहानों पर युद्ध वैसे भी चल रहे हैं, और ऐसे में एक और जानकारी, जहां सेना और कुर्दिश लड़ाकों में भीषण जंग सामने आई है। तो आपको बता दें कि सेना और जो कुर्दिश लड़ाके हैं उनके बीच जो जंग है वो देखने को मिल रही है। और ये जो जंग है अब ये कैसे आगे बढ़ेगी, भीषण जंग देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि सीरिया में लगातार जो ये नई जंग है वो शुरू होती रही है, और MLRS से SDF के जो ठिकाने हैं वो दहलाए गए हैं। और पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो उत्तरी सीरिया में लगातार जो विद्रोह है वो होती रही है, और एक बार फिर से सेना और कुर्दिश लड़ाके के बीच जंग उत्तरी सीरिया में देखने को मिल रही है। और SDF के जो ठिकाने हैं वहां पर भी जो ठिकाने हैं उसको भी देखा गया है। और सवाल ये उठता है कि सीरिया में टर्की सेना और कुर्द लड़ाकों के बीच जंग का माहौल आखिरकार क्यों बन रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, सीरिया के अलेप्पो में कब्जे की जंग है। डेर हाफर में दोनों तरफ से भीषण फायरिंग हो रही है। SDF और सीरियाई फोर्स के बीच जो टकराव है वो देखने को मिल रहा है। अब देखिए सवाल कई सारे हैं कि आखिरकार ये जो जंग है वो इतनी ज़्यादा तेज़ क्यों होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि लगातार आपको बता दें कि सीरिया पर पहले हमले जो हैं वो अमेरिका के भी होते रहे, इजराइल के भी होते रहे हैं, टर्की के भी हुए हैं, और उत्तरी सीरिया पर जो कब्जा करने की कोशिश है वो लगातार होती रही है। और डेर हाफर में दोनों तरफ से भीषण जो हथियार है, जो भीषण फायरिंग है वो की जा रही है, और सीरिया के अलेप्पो में कब्जे की जंग देखने को मिल रही है। सीरिया के अलेप्पो में जो कब्जे की जंग है वो देखने को मिल रही है। और देखिए ये पहला मौका है नहीं, अगर आप देखें तो लगातार जो सीरिया है वो इस तरह के जो हमले हैं उसको हमेशा झेलता रहा है। और इससे पहले आपको लगभग 1 साल पहले याद होगा कि SDF ने कैसे 8 साल के बाद मनबिज जो है वो गंवा दिया था, और लगातार इजराइल की तरफ से कई हमले जो हैं वो किए गए हैं। और एक बार फिर से आपको बता दें कि सीरिया में खास करके असद सरकार के पतन के बाद से दूसरे देशों के हमले लगातार तेज रहे हैं, और SDF और सीरियाई फोर्स के बीच जो टकराव है वो एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। और जो आपको बता दें कि कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई है ये अब देखना है कि किस तरीके से आगे बढ़ेगी, क्योंकि पिछले कुछ समय में लगातार जो अगर आप सीरिया की बात करें तो यहाँ पर जो कब्जे की जंग है वो कई देशों की देखने को मिली है, और एक बार फिर से जो ये जंग है वो देखने को मिल रही है। और AK सिवाज जी मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल जुड़े हुए हैं। सर वेरी गुड आफ्टरनून। जो ये टकराव है सर, आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है, इसकी टाइमिंग कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, और कुल मिलाकर क्या लगता है कि अपना बचाव कर पाएंगे ये? देखो, सच्चाई है कि सीरिया की प्रॉब्लम जो थी, जब असाद वहां से भाग के चले गए रूस में, वहां पर जो सिविल वार की सिचुएशन थी। ये भी सच्चाई है कि ये जो नॉर्दर्न रीजन है सीरिया का, यहाँ पर कर्ड्स जो हैं वो भी इंडिपेंडेंट की मांग कर रहे थे, और उसके ऊपर हमला जो करता था टर्की भी करता था, तो टर्की के अंदर भी कर्ड्स हैं। और अब जिस प्रकार से सिचुएशन ईरान में भी खराब हो रही थी, वहाँ भी कर्ड्स हैं, फिर कुर्दिस्तान के लोग इराक में भी हैं, ईरान, इराक, सीरिया में। अब जिस प्रकार से इनके बीच में और जो गवर्नमेंट फोर्सेज हैं, वो जो अल सहारा जो अभी इनके प्रेसिडेंट बने हैं, अभी तक वो प्रॉब्लम उनके बीच में रही है, कर्ड्स के बीच में और बाकी जो पूरे देश की सीरिया में। कर्ड्स की 3-4 डिमांडें हैं कि वो एक तो कहते हैं कि उनको ऑटोनमस रीजन दिया जाए, दूसरा वो कह रहे हैं कि कर्ड लैंग्वेज है, कुर्दिस्तान लैंग्वेज है, उसको ऑफिशियल दर्जा मिलना जाए, और तीसरा ये है उनको गवर्नमेंट की जॉब में रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। मगर ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। अभी इनके बीच के अंदर रिलेशन अच्छे नहीं है, तो एक प्रकार से आज भी ये कह सकते हो कि पूरी तरीके से पीस नहीं आया सीरिया के अंदर। और ये जो कर्ड्स हैं वो अभी एक लड़ाई करने के लिए तैयार हैं, और उनकी मुठभेड़ हो रही है अभी, जो कि गवर्नमेंट के ट्रुप्स हैं।
और ऐसा लगता है कि सिचुएशन उस इलाके में, स्पेशली नदन जो सीरिया का इलाका है, एक सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा हो रही है। और हमें ये समझना चाहिए जो कर्ड जो हैं वो सीरिया में ही नहीं है, वो इराक में भी, ईरान में भी हैं। और इराक में तो आपको पता होगा कि किस प्रकार से उनको मारा गया था सद्दाम हुसैन के टाइम में। तो ये माइनॉरिटीज में है तीनों देशों में, और वो भी अपनी डिमांड इस प्रकार से हर चीज देश में देते हैं। और सीरिया में कर्ड के अगेंस्ट जो टर्की का था, एर्दोगन की गवर्नमेंट, उसने भी काफी उनके ऊपर हमला किया था। और जब स्वीडन और फिनलैंड की ज्वाइन करने की बात आई थी नेटो की, तो टर्की उनको सपोर्ट नहीं कर रहा था, इसीलिए क्योंकि वहां पर जो कर्ड के इंडिपेंडेंस मांगने वाले कुछ इंडिपेंडेंट जो लोग थे, वो फिनलैंड और स्वीडन के अंदर उनको पनाह दी गई थी। तो ये सच्चाई है। ओवरऑल सिचुएशन काफी कॉम्प्लेक्स है, फ्लूइड है, और ये लड़ाई चली हुई है सीएफ के बीच में और सीरियन गवर्नमेंट के जो सीनियर गवर्नमेंट की जो आर्मी है उसके बीच में। और एक प्रकार सिविल वार जैसी सिचुएशन है। ये जो इनकी डिमांड है वो ऑटोनमस रीजन, कर्ड की जो लैंग्वेज है उसको एक प्रकार से ऑफिशियल लैंग्वेज से मानता, और इनको अलग रिजर्वेशन मिला जाए और इनको एक प्रकार से मान्यता मिले, वो अभी तक नहीं हो पा रहा है। और जिस प्रकार से ये सोचा गया था कि असाद जाने के बाद शांति आ जाएगी, ये नहीं हो पाया। और यही नहीं, हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए, सीरिया के अंदर एक और प्रॉब्लम है, जो गोलान हाइट्स थी, जिसको किसी समय में इजराइल ने 1967 की लड़ाई में जीत लिया था, और अब जब अपॉर्चुनिटी मिली तो इजराइल ने गोलान हाइट से आगे भी सीरिया की तरफ बढ़ावा किया है, क्योंकि वो बफर जोन बनाना चाहते हैं। तो ओवरऑल आप ये देखें, सीरिया अभी पीसफुल नहीं है, सीरिया के अंदर काफी ताकतें हैं। ये अलग बात है कि जो सीरिया अभी अल सहारा की जो गवर्नमेंट है उसको मान्यता अमेरिका ने दी है, वो उसमें व्हाइट हाउस में भी गए थे। मगर जो प्रॉब्लम चल रही है नदन रीजन में, जहाँ पर ये कुर्दिस्तान इलाका कर्ड्स हैं, वो उनकी जो डिमांड है वो अभी तक नहीं मानी गई, और इसी कारण इनकी लड़ाई जो है वो गवर्नमेंट के जो आर्मी है, जो कि सेंट्रल आर्मी है, उसके साथ चल रही है। जी। अच्छा सर, क्या आने वाले समय में ये जो चल रहा है इसमें क्योंकि अमेरिका को हम देख रहे हैं कि लगातार वो कई जगहों पर धमकी दे रहा है, कई जगहों की बातें कर रहा है, क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट और भी बड़े कंट्रीज की हो सकती है? देखो, इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट पहले किसकी थी, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब ईरान से लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह को हथियार आते थे, तो वो यही रास्ता अपनाते थे कि वो ईरान से जाते थे इराक, इराक से सीरिया, सीरिया से फिर लेबनान। मगर अब सीरिया जो असाद की गवर्नमेंट है वो तो चली गई है, इसका मतलब अब वो रूट बंद हो गया है। और वहां पर पहले रूस का बोलबाला था, असाद जो है वो रूस के अंदर भाग गए हैं। तो और अभी भी रूस की कुछ बेसिस थी वो भी हट गई। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए है कि किसी तरीके असाद की जो गवर्नमेंट थी उसकी तरफ रूस का झुकाव था, मगर वो चले गए। अमेरिका जिसने एक प्रकार से जो अगेंस्ट लड़ रहे थे गवर्नमेंट के, उनको मदद दी थी, मगर वो भी कहीं ना कहीं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व थे पहले। तो ये सच्चाई है, कॉम्प्लेक्सिटी सीरिया में, शांति जो सोचा था आएगी वो आ नहीं पा रही है, और ये सिविल वार की तरफ जा रहा है सीरिया, स्पेशली क्योंकि फ्रेगमेंटेड है, अलग अलग गुट बटे हुए हैं। और कर्द जो हैं उनके अगेंस्ट टर्की भी हमले करता था बहुत, और कर्द मैंने जैसे बताया आपको इराक में भी है, सीरिया में भी है, ईरान में भी है, और इनको ये हर जगह माइनॉरिटी। तो अब इसका क्या कोई दूसरे देश इन्वॉल्व है? बिल्कुल है। रूस चाहता है कि उसका दोबारा यहाँ पर दबदबा बने, वो भी कार्रवाई करने की कोशिश की। अमेरिका इसको सीरिया को अपनी तरफ कर रहा है, क्योंकि अल सहारा जो हैं, जो वैसे तो पहले टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे, आज वो अमेरिका के बहुत चाहत से मिले हुए हैं। उनको वो चाहते हैं कि वो एक प्रकार सिचुएशन को कंट्रोल में लें, उनको फाइनेंशियल एड भी दिया जा रहा है। मगर देखते हैं, समय बताएगा होगा क्या। चाइना का भी अपना इंटरेस्ट है। तो हाँ, ये है, काफी एक्टिव प्लेयर है। सीरिया और इजराइल की भी मुठभेड़ होती रही है, स्पेशली गोलान हाइट से आगे जो बफर जोन इजराइल का रहे। तो ये सच्चाई है। अगर आप ये कहें कि क्या वहां पर शांति है, बिल्कुल नहीं है। आज की तारीख में वो कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज्यादा है, इतनी फ्लूइडिटी है, ये बिल्कुल कहना आसान नहीं होगा कि किसका पलड़ा भारी है। मगर ये है, आज की एसडीएफ और गवर्नमेंट की जो फोर्सेज है उनके बीच में मुठभेड़ हो रही है। और ये नदन जो
सीरिया का इलाका है वो काफी डिस्टर्ब है। बिल्कुल। और सर कहीं ना कहीं अब देखना तो ये होगा कि इस पूरे घटनाक्रम पर भारत किस तरीके से नजर रख रहा है और आने वाले समय में क्या बड़े मेजर बदलाव